अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खुश व खुर्रम होंगे, जहाँ पे भी होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। मैं हूं मुमताज़ साम्वल। फेसबुक से बराह रास्त आप मुझे समात कर रहे हैं, देख रहे हैं। जहाँ पे भी होंगे आपको सबको मेरा प्यार भरा सलाम, और उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी का मकसद है औरों के काम आना। खल्क़े खुदा की खिदमत करना असल में इंसान की तख्लीक का मकसद है। मेरा ये जो सिलसिला है फेसबुक पे आपके साथ बात करने का, इसमें मैं आपकी समातों की नज़र एक नया चेहरा, एक नया शख्स, एक नई शख्सियत लेकर आता हूँ, जो अपने काम से, अपने अमाल से दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाने का काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ कराची से एक बेहतरीन पाकिस्तान की एक होनहार बेटी मेरे साथ मौजूद होंगी, और जैसे ही मेरे साथ वो मौजूद होंगी उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो आज के हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज के गेस्ट जो हैं वो कोमल सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आप लोगों के सवालात जो हैं उनको भी वेलकम किया जाएगा, और उम्मीद है कि आप लोग इस इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू को एंजॉय करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज की गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं, मिजाज पे खैर हैं? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी, अब आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल। कोमल साहबा, आपके मोहब्बत का, आपके वक्त का शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और आपके इस काम का भी, जो पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए आप काम कर रही हैं, उसका भी शुक्रिया। और हम आपके साथ हैं। जिस लेवल पे भी, जिस तरीके से भी अखलाकी तौर पे, और जिस तरीके से भी आपको हमारी मदद की ज़रूरत होगी, हम आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं, और पाकिस्तान को बदलने के लिए, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों को बदलने के लिए आप काम कर रही हैं। मेरे सुनने वालों को, मेरे देखने वालों को बताइएगा, कोमल सिद्दीकी असल में है क्या अपना? क्योंकि मेरे ये शो जो है इसका मकसद है इंस्पायरिंग जो पीपल हैं उनकी स्टोरीज़ जो हैं वो इन लोगों के साथ शेयर करना, ताकि हम आप लोगों से सीख के हम भी अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। तो आप अपना ब्रीफली जो है इंट्रोडक्शन हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी, और बहुत अगर मैं शुक्रिया। अपना इंट्रोडक्शन दूँ, तो मैं एक मिडिल क्लास हूँ, जो आजकल लोगों को बताने में बहुत शर्म आती है, लेकिन नहीं आनी चाहिए शर्म। हम्म। मैं कराची के एक बहुत बड़े शहर और उसके एक बहुत बड़े छोटे से इलाके से हूँ। और मैं भी छोटी-सी हूँ, लेकिन ख्वाब बड़े हैं, सोच बड़ी है। तो घर कितना बड़ा और छोटा है, या शहर या इलाका कितना छोटा-बड़ा है, ये अहमियत नहीं देता। आपकी सोच और आपके ख्वाब कितने बड़े हैं, ये अहमियत देते हैं। जी जी। मेरा सफ़र शुरू हुआ 2015, 2014 और 15 के बीच, जब मैं 15 साल की थी। कुछ वजूहात ऐसी हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे आए, जिसकी वज़ह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर हैं वुड पॉलिश के, फर्नीचर हम्म। वुड पॉलिश के। हम्म। तो उसमें वो काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही कि वो काम ऐसा है कि कभी होना कभी ना होना। जी। तो अपने पापा को सपोर्ट करने के लिए मैंने जॉब स्टार्ट की। और जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि कंप्यूटर किस बटन से ऑन होता है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। जी जी। खैर, वहाँ पर जो मुझे बॉस मिले वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। इसी दौरान एक जज़्बा था काम करने का, जो कि मुझे अपने वालिद साहब से मिला। वो भी एक ऐसा इदारा बनाना चाहते थे जो लोगों की मदद कर सके, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकी थी। जी। उन्होंने सिर्फ़ ख्वाब देखे थे, वो उसे हकीकत में नहीं ला सके। और यही असरात जो मुझ में हैं, वो मेरे पापा से ही मुझे मिले। तो हम्म। इसी तरह मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इसको स्टार्ट किया, बहुत छोटे पैमाने पे किया। 2014-15 के दरमियान ही मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन भी करवाई थी। जी। लेकिन मैं इसको कहीं किसी के सामने लेकर नहीं आती थी। इसको अपने ही हद तक रखती थी, और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। जी फिर जी। कई साल इस तरह गुज़रे और मुझे एक मिनट तशरीफ ले रहे कहा हैं। कि कुछ लोगों ने कहा मुझे कि आप इसको जो है वो फ़ेसबुक पे लेकर आओ, ताकि लोग जी। ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ेंगे।
जी, जी। क्योंकि फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। एक जी, बहुत जी। बड़ी अपॉर्च्युनिटी वो खुद है। जी, ये जी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं या उसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही और है। जब फेसबुक जी, फेसबुक मेरे ख़्याल से मैं अपने इस इनिशिएटिव को 1 से डेढ़ साल ही हुआ है अनाउंस किए हुए फेसबुक पे, हुँ, हुँ। जिसमें हमारा पहला प्रोजेक्ट है हमारी लाडली। जी, जी। मलिक वो साहब 1 मिनट तशरीफ ले प्रोजेक्ट है आए हैं मलिक जिसमें साहब हम अ, उन जी, बच्चियों जी। को अडॉप्ट करते हैं जिनको वालिदैन बोझ समझते हैं या ख़्वाहिश करते हैं कि बेटा हो। हुँ, हुँ। वो ख़्वाहिश इसलिए करते हैं क्योंकि उनको भी सिस्टम पता है, उनको भी सोसाइटी पता है कि सोसाइटी हमारी किस तरह की है या अगर बेटा नहीं होगा तो उनको क्या-क्या मसले-मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अगर बेटी होगी तो एक तो ये कि उ उसे अगर पढ़ा-लिखा भी दिया तो वो बाहर काम किस तरह करेगी, किस तरह से वो सर्वाइव करेगी। जी, जी। उसके बाद उसके जहेज़ के मसले और 10 मसले होते हैं बेटी को लेके। जी, जी। बेटी बोझ नहीं है, लेकिन सोसाइटी ने उसको बोझ बना दिया है। जी, जी। तो उन बेटियों को हम अडॉप्ट करते हैं और उनके अखराजात हम टेक केयर करते हैं। बाकी इदारे भी बेटियों को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हम में और उनमें फ़र्क ये है कि वो बेटियों को अपने साथ रख लेते हैं जी, और जी। हम ये कर रहे हैं कि हम उनसे कह रहे हैं कि आप बेटियों को अपने साथ ही रखें हुँ। ताकि आपको अहमियत का अंदाज़ा हो। उनके अखराजात हम लोग खुद टेक केयर करें। जी, जी। उनके वालिद या वालिदा अगर उनके पास कारोबार नहीं है, काम नहीं है, तो हम उन्हें जॉब और काम अरेंज करवाते हैं उनके स्किल्स के मुताबिक। जी, जी। ताकि उनकी ज़हनों में ये सोच आए कि जब से ये बेटी हमारी ज़िंदगी में आई है तो कितना पॉज़िटिव चेंज आया है। जी, क्योंकि जी। उस बेटी की वज़ह से ही हम उनसे कनेक्ट हुए हैं और हम उनको इसी तरह की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, जिससे उन्हें ये महसूस होने लगेगा कि इस बेटी की वज़ह से ये लोग मुझसे कनेक्ट हुए और इन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की। तो खुद ही उनकी सोच ये बन जाएगी कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी रहमत है, जी, क्योंकि वाक़ई अल्लाह ताला की रहमत होती है। जी। इसके अलावा हमारी एक शॉप है जो हमने वेबसाइट पे ऑनलाइन बनाई है, जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोग जब उसे बाय करेंगे, तो उसका कुछ परसेंटेज जो है वो उन बच्चों के पास जाएगा। ये भी एक ग्रेट, तरीका है हेल्प करने का। इसके ग्रेट। अलावा हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो चलते ही रहते हैं ऑन एंड ऑफ जैसे कि प्लांटेशन हो गई, सफाई वगैरह का काम हो गए। ये सिर्फ़ इसलिए कि हम अपनी सोसाइटी को भी तवज्जो दें साथ-साथ में, सिर्फ़ अपने हुँ। अपने आप को ही नहीं, अपनी सोसाइटी को भी। हुँ, हुँ। इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट है गर्ल्स एम्पावरमेंट, हुँ, जिसमें हुँ। हम खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं इस तरह के उनको डिफरेंट फ्री कोर्सेज़ करवा रहे हैं। जी, जी। जैसे कि कुकिंग हो गई, नर्सिंग हो गई, हाउसकीपिंग, कस्टमर रिलेशनशिप के कोर्सेज़, कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं हुँ। और उसमें ये है कि उनको पिक एंड ड्रॉप भी है और एक टाइम का उनका खाना भी है, उसके बाद उनको जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ भी देंगे। जी, जी। उसके अलावा हमारा भी अपकमिंग प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है जीएचएचआई अवेयरनेस प्रोग्राम। जिसमें हम उन लड़कियों को अवेयर करेंगे उनके उन मसलों से जिस पे बात नहीं होती है, हुँ, जिस हुँ। पे माँ और बेटे के बीच में बात होनी चाहिए लेकिन नहीं होती है। जी, जी। उससे ये होगा कि उनको अवेयरनेस नहीं होती है जिसकी वज़ह से उन्हें जो चीज़ यूज़ करना चाहिए वो उसका उलट यूज़ करती हैं, हुँ। तो उनके बहुत नुकसानात होते हैं, जी, जी। जिसका वो अंदाज़ा नहीं अंदाज़ा तक नहीं लगा सकती। जी। तो इस तरह के अवेयरनेस सेशन हम करवाते हैं। अच्छा, बहुत खूब आपकी जो है वो ऐज और आपके काम जो हैं वो बिल्कुल उनमें जो है वो तज़ाद बड़ा नज़र आता है कि इतनी ऐज में ये एक ऑफ द रिकॉर्ड सा सवाल है कि इस उम्र में जो लोग हैं वो कह लें कि अपने आप को बनाव-सिंगार में, अपनी ज़िंदगी को सँवारने में लगा देते हैं और वो समझते हैं कि हमें एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिलेगा, हम अपनी ज़िंदगी को बनाएँ, इस तरह करें। तो इस उम्र में कौन-सी ऐसी इंस्पिरेशन थी जिसने आपको इधर खींच लाई और ये आप दुनिया में लोगों के काम आने का ये जज़्बा जो है वो इतना आप में कूट-कूट के भरा हुआ है? सॉरी। मैं भी पहले बाकियों की तरह यही सोच रखती थी। मेरा एक हुँ, ख्वाब था, ख्वाहिश थी मॉडल बनने की, एक्ट्रेस हुँ, बनने की। हुँ, बहुत बहुत बड़ा ख्वाब था समझ लें मेरा। ये मैं बहुत ज़्यादा पागल थी कि बस वो दिन आ जाए कि जब मैं मॉडल बन जाऊँ या एक्टर बन जाऊँ। हुँ, ख़ैर हुँ, एक दिन ऐसा आया कि ये ख्वाब भी पूरा हो गया और मैं उस स्टेज पे पहुँच गई जहाँ पर मुझे मॉडल की ऑफ़र आई, मॉडलिंग की ऑफ़र आई और मैं शूट पे गई और जो मेरा ख्वाब थे कि मेरा मेकअप हो रहा हो और मेरी ड्रेसेस आ रही हों और मुझसे जो है वो सवाल किया जाए कि मैम आप तैयार हो गई हैं तो आप आ जाएँ, शूट रेडी है, सब रेडी हैं हुँ, और सब अच्छा, कुछ वैसे ही होने लगा। हुँ, लेकिन वो वो खुशी नहीं हो रही थी, सब कुछ वैसे ही हो रहा था, मैं आराम से बैठी थी, मेरा मेकअप भी हो रहा था, ड्रेसेस भी आ रही थी और
सब आगे पीछे घूम रहे थे, लेकिन वो खुशी नहीं आ रही थी, मतलब दिली खुशी नहीं हो रही थी ना, झूठी हम्म मुस्कुराहट थी सब में। तो मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी, मेरी मम्मा मेरे शूट के साथ गई थी। तो वो हम्म मुझसे भी यही कहेंगे कि तुम खुश क्यों नहीं है, और एक और साहब मेरे साथ थे, वो भी कहेंगे कि ये तो आपका बहुत बड़ा ख्वाब था, तो अब आप खुश क्यों नहीं है। तो मैंने कहा खुशी तो दिल से होती है ना, वो जानबूझ के तो नहीं है जाहिर की जा सकती। हम्म खैर शूट वगैरह हुआ, शूट की पिक्चर्स वगैरह जब मेरे पास आई, तो मैंने किसी भी जगह पे कुछ भी अपलोड नहीं किया। और क्या मुझसे पूछा भी कि तुम्हारे शूट की पिक्चर्स आ गई है, मैंने कहा हाँ आ गई है, मैं मुझे नहीं दिखानी, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं है। खैर हम्म इस तरह से फिर एक रिएक्टमेंट भी हुआ, एक समा टीवी पे भी मैंने काम किया। वहां पर भी जब काम करने गई तो वही सब कुछ, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, वही ड्रेसेस, सब कुछ वैसा ही हुआ जो एक ख्वाब हुआ करता था तभी। लेकिन लेकिन उसमें खुशी नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों। फिर जब मैंने हम्म इस तरह की एक्टिविटीज की, बाय चांस समझ लें होती गई हैं, अल्लाह ताला ने मुझे चुना, क्योंकि ये हम तो इस काबिल नहीं है कि हम किसी की मदद कर सकें, तो अल्लाह ताला ही इंसानों को चुनते हैं। तो जब मैंने वो लोगों की मदद की और रात में जो मुझे एक खुशी होती थी, उनके फेसेस पे जो स्माइल आती थी, वो स्माइल देख के जो मुझे खुशी होती थी, दिली खुशी, मतलब दिली सुकून मिलता था। तो मैंने इसमें थोड़ा फर्क महसूस किया कि हम्म इसमें फर्क क्या है। और ये एक सवाल था जो काफी छोटी उम्र से मेरे जहन में था कि इतने करोड़ों अरबों खरबों इस दुनिया में लोग हैं, हम्म तो अल्लाह ताला ने मुझे क्यों पैदा किया। क्या बात मतलब है। अगर मैं भी अभी अभी आप और मैं भी यहाँ पर अगर बात करने बैठे हैं, तो उसका कोई मकसद है। ठीक है, बिल्कुल। हम जो भी काम करते हैं हमारा कोई ना कोई उस काम करने का मकसद होता है, मतलब होता है। तो अल्लाह ताला हम्म इतनी पाक जात, इतनी बड़ी जात, उन्होंने कैसे मुझे बगैर मतलब के, बगैर मकसद के पैदा किया होगा। यकीनन बिल्कुल। मेरा मकसद होगा कोई ना कोई। तो वो सवाल मेरे जहन में चलता रहता था, और इस स्टेज पे आके मुझे उस सवाल का जवाब मिला खुद से कि मकसद वो होता है जिससे आपकी रूह को सुकून मिले। जी तो बिल्कुल वो। जी। हम्म मॉडल शूट करना, एक्टिंग करना, इससे मेरी रूह को सुकून नहीं मिलता था। मेरी रूह को सुकून मिला अपने लोगों को, इंसानों की मदद करने से। तो मैं समझ गई कि बस यही मेरा मकसद है, क्योंकि इससे मेरी रूह को सुकून मिलता है। अच्छा कोमल, आपकी ये जितनी भी बातें हैं ना, उससे मुझे वो एक मिसरा याद आ रहा है कि पहुंचा वहीं पे जिस जगह का खमीर था, वो सुकून जो था वो अल्लाह पाक ने आपको आपकी इबादत में लिखा था कि इबादत यही है कि इंसानियत की खिदमत की जाए। तो आपका एक सेगमेंट ये भी है कि आप एक्ट्रेस जो है वो काम कर चुकी हैं, एक्टिंग कर चुकी हैं ड्रामा में, समा टीवी पे भी आप काम कर चुकी हैं। तो वहाँ पे आप बता चुकी कि आपको खुशी नहीं हुई। ठीक है। तो अब आपका जो है एक ज़िंदगी का पूरा सिनेरियो बदल गया, क्योंकि इमाम अबू हनीफा से भी ये बात मंसूब की जाती है, और एक अंग्रेज़ फ़िलासफ़र से भी की जाती है कि वो कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी के जो है वो दो जन्म होते हैं। एक जन्म जिस दिन वो पैदा होता है, और दूसरा जन्म वो होता है जिस दिन उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल जाता है। वो सवाल कर देता है कि मुझे दुनिया में क्यों भेजा गया। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपकी वो बात, आपका एक पोस्ट पढ़ी कि आपने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आपकी जो प्रोग्राम था वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जो सब्जेक्ट है वो शुरू किया। तो आप बताइएगा कोर फिलोसफी क्या थी ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान को जो आपने स्टार्ट किया था उसमें। जो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, खैर वो तो एक मजाक की बात थी, सिर्फ थोड़ा मैं भी मजाक से। फॉलोअर्स को। जी जी। अ, हम्म जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था वो इसलिए शुरू किया था, ईद पे हम लोग सब तैयार होते हैं, हम्म और नए नए कपड़े लेकर आते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं। हम्म तो ईद वाले दिन मैंने ये सोचा था कि खुद को तैयार करने से पहले मैं अपने मुल्क को तैयार करूंगी। और हम्म मुल्क को तैयार करना भी ऐसा ही है कि उसको साफ सुथरा करना और उसको सजाना, जैसे हम साफ सुथरे होकर अपने आप को सजाते हैं। क्या तो हमें बात। अपने आप, अब हम अब सोचिए ना कि हम तैयार हो गए, और तैयार होकर जब हम अपनी सड़कों पे निकले, तो वहां तो गंदगी, कचरा वचरा पड़ा हुआ है, और अब फिर हम अपने शरारे गरारे या अपने पजामा, अपने कपड़े उठा उठा के चलते हैं कि गंदे ना हो जाए। हम्म ठीक है, तो खुद तैयार होने से पहले अगर आप अपनी गलियां साफ कर लो, इस लाइक उनको बना लो कि आपको हम्म फिर कोई फिक्र ना हो चलते हुए। तो हम्म उससे पहले ही 2000, मेरे ख्याल से 2014 से ही हीट स्ट्रोक आया था, मेरे ख्याल से रमजान में बहुत ज्यादा, जिसका असर मुझे भी हुआ था, मेरे फैमिली को भी हुआ था, काफी सारे लोगों को हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी थी, जो गर्मी बहुत ज्यादा हो पड़ी थी हम्म उसमें। तो उस वक्त भी मैंने सोचा था कि हमारे कराची में प्लांट्स की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन उस वक्त वो सोच वहां तक नहीं गई थी कि हमें पौधे लगाने चाहिए।
फिर हम्म। इस ईद पे मैंने सोचा कि अब इस ईद पे मैं खुद से तैयार होने से पहले अपने मुल्क को पहले साफ करूंगी, हम्म। जहां तक मुझसे हो सकेगा, और उसके बाद उसको सजाऊंगी प्लांट्स के थ्रू। तो हम्म। ईद पे हम लोग निकले, फर्स्ट ईद पे पॉसिबल नहीं हो सका, तो मैं ना तैयार हुई ना प्लांट्स लगा सकी। फिर सेकंड ईद पे हम सुबह सुबह निकले और हमने सफाई भी की, प्लांट्स भी लगाए, और फिर उसके बाद मैं तैयार वगैरह हुई। और फिर ये अच्छा। सिलसिला चलता ही रहा, फर्स्ट एक्टिविटी हुई, सेकंड एक्टिविटी हुई, सफाई की और प्लांट्स लगाने की। अच्छा, आपने बताया कि आपका मकसद ये था कि पाकिस्तान को भी खूबसूरत नज़र आना चाहिए, जिस तरह हम खूबसूरत नज़र आते हैं, हमारा घर भी जो है वो खूबसूरत नज़र आना चाहिए। असल जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ पे मैंने सुना है, मुझे वैसे लगता भी है कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। आपको मुश्किलात भी आई होंगी, उनको कैसे टैकल किया? सॉरी। आप जब मूव करती हैं या कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आती है, ख़ास तौर पे एक लड़की, आप मुश्किलात तो आती होंगी, उनको कैसे टैकल करती हैं? नेगेटिविटी भी आती होगी, मुश्किलात भी आती होंगी, बहुत सारे लोग जो है वो आपको डीमोटिवेट भी करते होंगे, इन चीज़ों पे कैसे काबू पाती हैं आप? इसका एक बहुत सिंपल है, वैसे तो बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हैं, बहुत हम्म। ज्यादा से भी बहुत ज्यादा। ओ। इसका सिर्फ एक सिंपल है कि आप स्माइल करते रहो और अपना काम करते रहो। दूसरा चीज, मेरी आदत ये है कि जो लोग मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, अप्रिशिएट करने के बजाय गलत कमेंट्स करते हैं या गलत बात कहते हैं, तो मैं उनकी बात को उन्हीं की बात को अपने दिमाग में रखती हूँ, मतलब भूलती नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि कोई आपको बुरा बोले भूल जाओ, नहीं भूलो नहीं, उसको दिमाग में रखो, और दिमाग में रख के उसकी बात को लेके फिर आप आगे चलो। किसने कहा था कि कोमल तुम ऐसा नहीं कर सकती? तो हम्म। जो लोग कहते थे कोमल तुम कर सकती हो, उसको मैं निकाल देती थी। और जो कहता था कोमल तुम नहीं कर सकती, मैं उसको अपने दिमाग में रखती थी, और वही मुझे जो है वो मोटिवेट करता था। तो हम्म। ऐसे लोग जो मेरे काम में जो है रुकावट बने, मैंने उन्हीं को अपना रास्ता बना लिया। जैसे कहते हैं ना, हम्म। कोई पत्थर आपको मार रहा है, तो आप पत्थर जमा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो एक ऊंचा पहाड़ बन जाएगा। तो इसी क्या तरह बात। अपने पत्थरों को आप अपना रास्ता बनाओ। बिल्कुल, आप नेगेटिविटीज़ का आपने बताया कि मैं उन्हीं पत्थरों से रास्ता बनाती हूँ और आगे जो है वो जाने की कोशिश करती हूँ, और हेटर्स आर माय मोटिवेटर्स का जो एक नारा है उस पे अमल करते हुए आप आगे बढ़ रही बिल्कुल। हैं। अच्छा, कोमल ये बताइएगा कि आपने एक प्रोजेक्ट आपने अपना दिया कि ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, उसमें दरख्त लगाने चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी है। दूसरा आपका जो एनजीओ का नाम आपने रखा है या प्रोजेक्ट का या तहरीक का, उसका नाम है कुछ बदले। उसकी कोर फिलॉसफी क्या है, उसमें आप क्या करना चाहती हैं, बदलने से मतलब क्या है? हमारी पूरी कौम जो है वो तब्दीली चाहती है लेकिन अपने आप को नहीं बदलना चाहती। उसकी कोर फिलॉसफी भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और आने वाले वक्तों में उसमें क्या करने जा रही हैं आप? देखिए, ये जो नाम है, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत कुछ बदलने का यहाँ पर इस मुल्क में ज़रूरत है, और हर जगह पे ही बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरा मेरा ये मानना है कि आप एक शख्स अगर कुछ कुछ बदल लेंगे ना, तो वो एक हम्म। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होगा आपका, आपकी तरफ से। हम्म। ज़रूरी नहीं है कि मैंने सभी कुछ बदलना है या आपने सभी कुछ बदलना है। आप थोड़ा सा ग्रेट। कुछ बदलिए, मैं थोड़ा सा कुछ बदलती हूँ, और ये थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करके जो है ना, ये बहुत कुछ बन जाएगा। हम्म। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले अब हमारी टीम से हमारा मीटअप था, तो उसपे मुझे एक शेर बन गया, शायर तो नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि अम, हम अपनी जात में कतरे हैं, हम समंदर बनाने निकले हैं, क्योंकि कतरा वाह, कतरा ही जो है वो समंदर बनता है। क्या बात है, सल्यूट है तो आप आपकी। कतरा बन जाए, समंदर बन क्या खूबसूरत सोचें हैं आपकी। तो मतलब ये कि आप एक ऐसे दिमाग के साथ अल्लाह पाक ने आपको भेजा है कि हम जब मिलते जाएंगे तो ये बहुत बड़ा समंदर बन जाएगा, अच्छी सोच का समंदर बन जाएगा। हमें बहुत सारे कोमल ऐसे लोग नज़र आते हैं जो अपने घर को साफ करते हैं और जो अपने घर का गंद होता है वो गली में डाल देते हैं, और जो सफाई करने वाला आता है उसको हम कहते हैं कि गंद वाला आ गया, उसको गंद दे दें। इस एटीट्यूड को बदलने के लिए कि जो गली होती है वो हमारी है गली, वो घर के सामने जो गली है वो हमारी है, वो दरवाज़ा हमारा है, वहाँ पे कोई ऐसे फरिश्ते नहीं आने वाले जो सफाई करेंगे। इस एटीट्यूड को, इस तरबियत को बदलने के लिए कहाँ पे हम स्टोक करें, किस तरबियत को छेड़ें, स्कूलों में, वालदैन, कहाँ पे, दोस्तों में, किस तरह से ये हम बदल सकते हैं एटीट्यूड? सबसे पहले तो मुझसे कुछ दिन पहले भी किसी ने ऐसा ही कुछ सवाल किया था कि
कुछ क्रिश्चियंस लोग होते हैं जो ये काम करते हैं ज़्यादातर, और हम्म। उनको लोग पुकारते हैं चूड़ा, चूड़ा करके कुछ नाम से, चूड़ा के नाम से, जो उनको बहुत हर्ट होता है उन लोगों को, क्योंकि वो लोग भी इंसान हैं। उनको बुरा लगता है कि वो अगर काम कर रहे हैं, अगर वो कचरा गंदा उठा रहे हैं, तो वो आप लोगों का ही गंद है जो वो जी साफ कर रहे हैं। तो इसलिए काबिल एहतराम है वो लोग, क्योंकि वो आपका गंद साफ कर रहे हैं। और आप बिल्कुल। उन्हें चूड़ा करके जो पुकारते हैं, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि चूड़े का मतलब क्या है, अगर कोई बंदा ये कह रहा है। तो मैंने उनसे ये कहा कि चूड़े का मतलब ये है कि वो इंसान जो ये कह रहा है, वो ये बता रहा है कि मेरी इंसानियत मर चुकी है। हम्म। बस सिंपल ये कि आप दूसरे इंसान को, एक तो वो आपका गंद उठा रहा है, उसको आप जो है वो इतने बुरे लफ्ज से नवाज रहे हैं। दूसरी बात ये कि अभी हमने जब सफाई की थी, तब मेरा एक स्टेटस था कि हम कचरा फेंकते वक्त हमारा स्टैंडर्ड हमें याद नहीं रहता, लेकिन कचरा उठाते वक्त हमें अपना स्टैंडर्ड याद रहता है। क्या कचरा बात। उठाने में होता है कि नहीं, मैं कैसे कचरा उठाऊं, मैं तो हम्म। फला हूँ, हम्म। मेरा तो ये स्टैंडर्ड है, मेरा तो ये लेवल है। लेकिन कचरा हम्म। फेंकते वक्त आपको शर्म नहीं आती, जबकि आपको शर्म उस वक्त आनी चाहिए जब आप कचरा फेंक रहे हो। तो हम्म। शुरुआत जो है वो आप अपने आप से करें और इंडिविजुअल से ही करें। लोग कहते हैं यार हम नहीं फेंकेंगे कचरा तो दूसरा आके फेंक देगा, किस किस को रोकोगी। आप, हम्म। हमें सबको नहीं रोकना ना, मैंने वही बात की ना, हमें कुछ कुछ पे काम करनी है अभी। जी। तो आप अपने ऊपर काम करें, सोसाइटी इंशाल्लाह जरूर बदलेगी। अच्छा, इस उम्र में बंदे को बहुत ज़्यादा होता है कि मैंने कुछ कमाना भी है, घर वाले भी कहते हैं। आपकी ये जो जितने भी काम हैं उसमें से कुछ ऐसा भी है कि आप अपने कह लो कि इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको भी दुरुस्त कर पा रही हैं, या सिर्फ ये मखलूक खुदा की खिदमत है, इसमें से कोई ऐसी अर्निंग नहीं है, कोई इस तरह का है? इमरान फहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप जो है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। नकी साकिब साहब हैं, नकी साहब अमेरिका से हमें देख रहे हैं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। बल्कि तकी साहब, ये नकी साहब लाहौर से देख रहे हैं, आपकी मोहब्बत का शुक्र है। जी कोमल, बताइएगा। जी, अर्निंग तो इस एनजीओ से कुछ नहीं हो रही है। एनजीओ का मतलब ही ये है कि आप उस पे अपना पैसा लगाओ, और इस पे अब तक हम्म। जितना पैसा लगा है वो मेरी अपनी पॉकेट मनी से ही लगा है। कोई फंडिंग नहीं है, कोई प्रोजेक्ट फंडिंग नहीं है, फंडेड नहीं है। और मेरी जो अर्निंग होती है, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस में अकाउंट्स देखती हूँ। हम्म। उसके अलावा टिकट और वीज़े का काम करती हूँ, मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी है, पार्ट टाइम उस पे भी मैं काम कर रही होती हूँ। तो अर्निंग वहाँ से होती है, और समझ लें लर्निंग यहाँ से होती है, एनजीओ से। हम्म। अच्छा कोमल, बहुत सारी खवातीन हैं पंजाब में, अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं, क्योंकि मैं कराची अभी तक एक दफ़ा देख सका हूं, और वो बहुत थोड़ी ड्यूरेशन का देखा है मैंने। पंजाब की खवातीन की बात करें तो जो आपकी एज की हम एज ग्रुप हैं, वो लड़कियां जो हैं वो बहुत शाय किस्म की होती हैं। वो हमेशा डरती रहती हैं कि मैं जब अपना कोई काम शुरू करूंगी या फेसबुक पे कोई इस तरह की अच्छी बात फैलाऊंगी, तो लोग मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, लोग मुझे जलील कर देंगे। तो इसलिए वो बड़ी छुपी छुपी रहती हैं, ना वो अपनी ज़िंदगी में जो अल्लाह पाक ने उसको स्किल्स देकर भेजी हैं वो बाहर ला पाती है, ना वो सोसाइटी की खिदमत कर पाती हैं। तो आप उन लोगों के लिए आपकी जो आपने जब स्टार्ट किया था, तो आपने कहाँ से इंस्पिरेशन ली थी? वो स्ट्रॉन्ग जो जज्बा है वो कहाँ से आया था? तो सोसाइटी की सारी बातें सुनने के बावजूद भी उन लोगों के लिए क्या पैगाम था जब आपने स्टार्ट किया था? जब मैंने स्टार्ट लिया तो मुझे ये बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ा, खास तौर से अपनी फैमिली की तरफ से भी, कि हम्म। हमारे यहाँ फेसबुक पे पिक्चर्स लगाना, वीडियो बनाना, मतलब अपने आप को सामने लाना हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे खानदान में। हम्म। तो इस चीज़ पे मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, और मैंने उनको संभाले रखा। और मैंने उनको इस तरह संभाला कि सबसे पहले अपने अपने आप को संभाला, अपने ज़मीर को मुतमईन किया। मेरा ये हम्म। मानना है कि आपका ज़मीर मुतमईन हो तो फिर दुनिया जो कहती है कहती है। मुझे हम्म। पता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मुझे पता था कि मैं किस तरह से लेके चल रही हूँ। मैंने क्या अपना एक माइंड बनाया हुआ है कि किस मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता है कि आगे इसका मुझे क्या बेनिफिट मिल सकता है। हम्म। तो ये सब कुछ लेके चल रही थी, और मेरा अपना ज़मीन मुतमईन था। और मैं हर बात यही कहती थी कि बस मेरा ज़मीन मुतमईन है, दुनिया वाले तो कहेंगे ही कहेंगे, उनका काम ही कहना है। क्योंकि हम्म। उनको अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी है, सबको दी है, बगैर हड्डी की दी है। वो तो हम्म। ना भी चाहते हुए उनकी ज़ुबान फिसलेगी। आप अच्छा काम करोगे तब भी फिसलेगी, बुरा काम करोगे तब भी फिसलेगी। जी। आप नमाज़ पढ़ोगे तो यकीन मानिए, ये मेरे साथ हुआ है। नमाज़ पढ़ो तो कहते हैं नमाज़ें क्यों पढ़ रही है? पता नहीं क्या माँग रही है, पता नहीं ऐसा क्या कर रही है जो नमाज़ें पढ़ रही है, चिल्ले खींच रही है। मतलब इस तरह की बातें हमारी सोसाइटी करती है। हम्म। खैर, मैं अबाया पहनती हूँ, मैं नकाब भी करती थी, लेकिन नकाब की वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है सांस का। तो नकाब करने में भी, अबाया पहनने में भी मुझे वही मसले मसाइल हुए जो मुझे अबाया पहन के ना हुए।
पहले मैं अबाया नहीं पहनती थी, तो वो हुटिंग होती है, लड़के जो हुटिंग वगैरह करते हैं, तो मेरी फैमिली ने कहा अब अबाया पहन। मैंने कहा अच्छा। पहन लेती हूँ। मेरा मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दिखाना है, नहीं। मेरा मकसद अच्छे काम करना है। अब वो हम्म। अबाया पहन के हूँ या ना पहन के। तो हम्म। मैंने कहा कि मैं अबाया पहन लेती हूँ। मैंने अबाया पहना, नकाब किया, उसके बावजूद भी लोगों ने फिर भी वही हुटिंग की। लेकिन अब काफी बेहतरी आ गई है, क्योंकि अब लोगों को नजर आने लगा है कि हाँ, ये अपने काम से आती है और अपने काम से जाती है, उनको भी अंदाजा हो गया है। इसलिए सब रूटीन्स जो है अब खत्म हो चुकी हैं। बहुत बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लोग। मैडम मैम के अलावा कोई और बात नहीं करते, तो बहुत खुशी होती है। जी, अच्छा, मैंने एक सवाल किया था, उसका जवाब जो है ना अभी तक मुझे, मेरे ख्याल में वो बात जो है वो इधर-उधर हो गई थी कि अगर अखलाकियात के हवाले से देख लें, सफाई के हवाले से देख लें, अच्छे कामों के हवाले से देख लें, तो सवाल मेरा ये था कि आप क्या समझती हैं कि तरबियत किस लेवल पे होनी चाहिए? स्कूलों में, घरों में हमारी तरबियत क्यों नहीं हुई, इतना गैप क्यों आ गया? इसके बारे में आपकी राय क्या है? तरबियत तो माँ से शुरू होती है। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि माँ औलाद की पहली दर्सगाह होती है। जी। तो माँ से तरबियत शुरू होती है, क्योंकि बाप तो पूरा दिन गया हुआ होता है काम के लिए, वो रात को आता है थका हुआ, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को कुछ सिखाए समझाए। ज्यादा जो इसमें तरबियत का जो कहते हैं ज्यादा काम है, वो माँ का है। उसके बाद हुँ। जब वो जिस स्कूल में जा रहा है, उसके जो टीचर्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरा मानना है कि वालदेन से ज्यादा जो इज्जत के काबिल हैं, वो मेरे ख्याल से टीचर्स हैं, उस्ताद हुँ। हैं। हुँ। और मैं ये मानती हूँ कि मैंने अपने टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट की है, इसीलिए शायद आज मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। हुँ। अच्छा जी। तो टीचर्स और वालदेन दोनों का ही बहुत बड़ा इस पे हाथ है। अच्छा कोमल, ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं, अगर वो एनजीओ चला रहे हैं या कोई इदारा चला रहे हैं या कोई भी पर्सनल लेवल पे उसके अपने गोल्स होते हैं कि मैं 5 साल के बाद जो है मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो आपके 5 साल, 1 साल, 2 साल के कौन से ऐसे गोल्स हैं कि आप क्या अचीव करना चाहती हैं, मैं 5 साल के बाद वहाँ पे होंगी? अम, मैं यही चाहती हूँ कि जब भी कभी गर्ल्स एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का नाम आए, तो उमर सिद्दीकी को याद किया जाए कि हाँ, वो उस पे बात करती है या वो उस पे काम करती है। मैं इतना काम कर जाऊं कि लोग, जाहिर सी बात है, हर इंसान ने मर के जाना है। और उसकी जो हुँ। जमीन है, उसकी जायदाद है, उसके कपड़े है, उसके फला फला सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ नाम रह जाता है। हुँ। तो अपने नाम बनाने पे और नाम याद रखने पे कोशिश की जाए। अच्छा, अगर कोई लड़की जो है वो हमारी वीडियो देखे और काम स्टार्ट करने की कोशिश करे कि मैं भी जो है वो किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सकूं, तो कहाँ कौन से ऐसे मैयर्स हैं जो उसे बड़े दिमाग में रखने चाहिए कि ये काम स्टार्ट करने से पहले आपको ये जहन में जो है वो ज़रूर रखना चाहिए? सॉरी, आपका मुझे सवाल समझ में नहीं आया। कोई एक लड़की है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो लोग सुनेंगे, वो सैकड़ों में तो नहीं होगा, चलो कुछ चंद ही सुन लेंगे। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर कोई लड़की सुनती है, इंस्पायर होती है, वो कहती है कि मैं भी कोई पॉजिटिव अपना रोल प्ले करूँ सोसाइटी को बदलने में, तो उससे कौन से ऐसे मैयर्स हैं जो दिमाग में रखने पड़ेंगे कि हाँ जी, इसके बगैर जो है वो आप स्ट्रॉन्ग भी नहीं रह सकती, आप जो है वो कंटिन्यूसली अपना वर्क नहीं कर सकती, आपके जज्बे जो है वो हमेशा कायम भी नहीं रह सकते। वो कौन से मैयर्स हैं उसको लेने पड़ेंगे, दिमाग में रखना पड़ेगी, वे ये बात लेकर हमें चलना पड़ेगा, इसलिए हम जो है वो अच्छा काम कर जाएंगे। सबसे पहली बात तो कि किसी से उम्मीद ना लगाएं कि मैं ये काम करूंगी तो मुझे लोग मेरी तारीफ करेंगे या फला करेंगे। ऐसा कुछ ना सोचें, वरना आपकी आपकी जो है वो उम्मीदों पे जब पानी फिरेगा, तो आप बहुत ज्यादा मायूस हो जाएंगे। इसलिए किसी से हम्म। उम्मीद ना लगाएं। और हम्म। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी कोई पॉजिटिव काम करने के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए किसी एनजीओ में जाएं या कोई एनजीओ बनाएं। जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी ड्यूटीज हैं, उसी को इतने बेहतर तरीके से कीजिए हम्म। कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, आपके उस ड्यूटीज जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर किसी को नुकसान ना पहुंचे, और फायदा ही पहुंचे। अगर मैं हम्म। आपके सवाल तक सही पहुंच सकी हूँ तो। जी जी, सही 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 पहुँचे। अच्छा, आखिरी मैसेज जो है वो मेरा प्रोग्राम जो है उसमें आप शामिल हुई, आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि ये 35 से 40 मिनट का प्रोग्राम है। आप आखिरी मैसेज जो है हमारे पंजाब में रहने वाले लोगों के लिए, कि पंजाब तो वैसे भी एग्रीकल्चरल हवाले से भी बहुत ज़्यादा आगे है दूसरे सूबों से। पंजाब में देहातों में भी ऐसी ख़वातीन हैं जो आप फेसबुक इस्तेमाल करने लग गई हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज, यंग गर्ल्स के लिए कोई मैसेज, जैसे आप हमारे लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं एज ए यंग कम्युनिटी, हम अगर आपको देखें तो आपका मैसेज हमारे लिए बड़ा वैसे सद एहतराम होगा।
मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि दूसरों का ख़्याल रखिए और उसके अलावा आप दूसरों को ये मत कहिए कि मुझे मानो। पहले आप खुद को मानिए और खुद को पहचानिए। जब आप खुद को मान और पहचान जाएँगे ना, तो आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा जो कि किसी भी ट्रेनिंग और किसी भी वर्कशॉप से नहीं मिलेगा। उसके अलावा लोग कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है काम करने के लिए, हमारे पास टीम नहीं है काम करने के लिए। तो मैं आपको ये बताती चलूँ, ये बहुत गहरी बात है कि गिनती 100 की हो या 1000 की, शुरू वो 1 से ही होती है। कमाल। तो आप गिनती को शुरू कीजिए, वो पहुँच जाएगी लाखों तक। बिल्कुल कोमल, आपसे बात करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मेरा पसंदीदा शेर है ये, और मैं काफ़ी इंस्पायरिंग लोगों से बात करके ये शेर बोलता हूँ। आपकी भी बात वहीं पे ख़त्म होती है कि निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं वो सारे ही नीचे से ऊपर चढ़े हैं। आपके वक्त का शुक्रिया। हमारा दोनों का बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि सोसाइटी में उन लोगों की मदद की जाए जो लोग अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचान नहीं पा रहे, जो ज़िंदगी को बोझ समझते हैं। ज़िंदगी अल्लाह पाक का बहुत बड़ा गिफ्ट है। ज़िंदगी को बोझ नहीं समझना चाहिए, ज़िंदगी से सवाल करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने मुझे क्यों पैदा किया। जैसे कोमल ने सवाल किया अपने आप को और उसे एक रास्ता मिला, ऐसे ही मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने आपकी स्टोरी लोगों के साथ शेयर की। इसी तरह की और स्टोरीज़ आपके साथ मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। कोमल, अब तक के लिए आपके इस वक्त का शुक्रिया, और मैं उम्मीद और इस वादे के साथ जा रहा हूँ कि आप नए प्रोजेक्ट जब भी लॉन्च करेंगी तो हम आपको जब भी लेंगे वीडियो पे आप हमें टाइम देंगी। आपके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आसमां पे जितने भी सितारे हैं वो भी शर्माएं देने वाला आपको इतनी ज़िंदगी दे जाए। आपकी मोहब्बत का, वक्त का शुक्रिया। इसी तरह से मुस्कुराते रहें। अल्लाह।